नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम 1 to 1 में। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह। आशीष सिंह इंदौर को काफ़ी बेहतर तरीके से जानते और पहचानते हैं, क्योंकि आशीष सिंह पहले इंदौर में सीईओ जिला पंचायत भी रह चुके हैं, इंदौर नगर निगम के कमिश्नर भी रह चुके हैं। आज उनसे जानेंगे कई सवाल इंदौर को लेकर के। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आने वाले समय का इंदौर कैसा होगा? क्या क्या आ रहा है इंदौर में? देखिए, आने वाला समय जो है वो इंदौर के लिए बहुत सारे अवसरों को लेके आ रहा है। और अगर हम लोग बात करते हैं बड़े शहरों की, तो लोग अहमदाबाद की बात करते हैं, पुणे की बात करते हैं, बेंगलोर की बात करते हैं। दिल्ली और मुंबई एक अलग लेवल के शहर हो चुके हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जिस प्रकार की संभावनाएं इंदौर में है, इंदौर इन शहरों के समकक्ष या इनसे ऊपर जाकर भी खड़ा हो सकता है। चाहे सफाई में सभी को पता है कि किस तरीके से इंदौर नंबर 1 है, और सफाई से जुड़ा हुआ मुद्दा जो AQI है, यहाँ का जो पर्यावरण है, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, बहुत अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। IT इंडस्ट्री का जो फाउंडेशन यहाँ पे तैयार हुआ है विगत वर्षों में, वो ऐसा है कि अगर उस पर हम लोग और अधिक अच्छी प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके आएँ, तो देश का सबसे बड़ा IT हब इंदौर बन सकता है। अभी जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बाईपास का प्रोजेक्ट आ रहा है 165 किलोमीटर का, उससे जो जुड़ने वाली रोड्स हैं उन पे नए एरियाज़ विकसित होंगे, नई चीज़ें आएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो रीजनल डेवलपमेंट प्लान लाया जा रहा है, जिसमें कि इंदौर और उसके आसपास के सभी एरियाज़ का, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, सर्वांगीण विकास हो और इस पूरे एरिया का पोटेंशियल 100% तरीके से रियलाइज़ हो। तो मुझे लगता है कि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाती हैं कि आगे आने वाले समय में इंदौर पूरे देश के मानचित्र पर अपनी और प्रमुख जगह बनाएगा। ट्रैफिक पे कई अधिकारियों ने काम करा है, लगातार करते आ रहे हैं, पर कोई भी सफल नहीं हुआ। आपने भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट करे, जवाहर मार्ग को वन वे कर दिया, राजवाड़े में ई-रिक्शा बंद कर दी, पर किसी भी चीज़ का लाभ नहीं मिला। इंदौर की ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है, उसमें जिम्मेदार यहाँ की जनता भी है। बार बार एक्सपेरिमेंट करना और फेल हो जाना, आखिर इंदौर का ट्रैफिक सुधरेगा कैसे? देखिए, निश्चित रूप से जिन मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो अभी चीज़ आती है कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं, और सेम तरीके की चीज़ इंदौर में भी अब देखी जा रही है। हर साल हम लोग देखते हैं कि लाखों की संख्या में वाहन जो है वो शहर में बढ़ रहे हैं। अगर आप अभी घरों में देखें, तो घर में ये लगेगा कि एक गाड़ी भी खड़ी करने की जगह नहीं है, लेकिन व्यक्ति के पास में 2-2, 3-3 तक आजकल गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी तो लगभग हर घर में है। तो निश्चित रूप से दिखाता है कि ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ा है और आगे आने वाले समय में और बढ़ेगा, और हमको उसी के हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। हम लोग एक लॉन्ग टर्म विज़न लेके चल रहे हैं कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में इस तरीके की संरचनाएं डेवलप करी जाएं कि जो ट्रैफिक का अभी दबाव जितना है और आगे जितना बढ़ने वाला है उसको संभाल सके। इसके लिए एक साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी विगत दिनों में इंदौर के विकास को लेके, उसमें ये प्लानिंग हुई थी कि लगभग 17 के आसपास फ्लाईओवर्स हमको तत्काल बनाने हैं। उन सभी 17 फ्लाईओवर्स पे हम लोगों ने फिजिबिलिटी का काम स्टार्ट करा दिया है। बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर DPR बन के टेंडर वाली स्टेज पे हम लोग आ जाएंगे, और अगले 6 महीने में इन सारे फ्लाईओवर्स का काम प्रारंभ हो जाए, ऐसा हमारा लक्ष्य है। एक ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है। इसके साथ साथ जो 165 किलोमीटर की ईस्टर्न वेस्टर्न रिंग रोड आ रही है, उसकी रेडियल रोड्स को हमको इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि शहर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, उनको डिसेंट्रलाइज करें, जिससे कि शहर के मध्य क्षेत्र में जो दबाव है वो कम हो। ख़ासतौर राजवाड़ा और जवाहर मार्ग, जिन एरियाज़ की आप लोग बात कर रहे हैं, वहाँ से भी एक हम लोग जो एलिवेटेड कॉरिडोर है वो प्लान कर रहे हैं, जो विजयनगर की तरफ के एरिया को मिलाएगा, जिससे कि बीच का AB रोड का भी दबाव कम हो और उन एरियाज़ का भी दबाव कम हो। इसके साथ साथ हमारी एक ये भी मुहिम चल रही है कि रोड और फुटपाथ का जितना एरिया है वो पूरा का पूरा ट्रैफिक के लिए उसको प्रयोग किया जाए।
ट्रैफिक में पार्किंग भी आती है, ट्रैफिक में लोगों का चलना भी आता है, ट्रैफिक में गाड़ियों का मूवमेंट भी आता है। लेकिन हम आज की तारीख में देखते हैं कि भले ही 4 लेन की रोड हो, उसमें दुकान जो है वो फुटपाथ है उससे आगे तक फैली रहती है, उसके बाद दुकानदार की खुद की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उसके बाद फिर ग्राहकों की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और मुश्किल से 2 लेन चलने के लिए वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। आपने देखा होगा कि लगातार पिछले 2 महीने में हमारी ये मुहिम जारी है कि डेली हम लोग कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कि दुकानों के शेड जो है पीछे किए जाएं, अपना सामान वो बाहर की तरफ ना फैलाएं, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करी जा रही है। आपके माध्यम से मैं जनता से भी अपील करता हूं कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करना बहुत अनिवार्य है। कई सारी समस्याएं उसके कारण भी होती हैं। कल जैसे मैं भंडारी ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा था तो वहाँ ट्रैफिक करीब 15 मिनट तक मैं खुद ट्रैफिक में फंसा रहा, तो मुझे लगा कि शायद ट्रैफिक की कोई समस्या होगी, कोई इशू होगा, आगे कोई गाड़ी ख़राब हो गई होगी या कुछ काम चल रहा होगा। जब वहाँ पे जाके पता चला तो ये मैंने देखा कि कम से कम 8-10 वाहन उल्टे डायरेक्शन से आकर घुसने की कोशिश कर रहे थे और केवल उसकी वजह से 15 मिनट का जाम वहाँ पर था। तो जनता को भी समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जन जागरूकता के भी जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनसे भी फ़र्क पड़ेगा और ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस की अधिक सक्रियता को सुनिश्चित करते हुए लॉन्ग टर्म के हम लोग जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं उनसे निश्चित रूप से इंदौर को राहत मिलेगी। आशीष जी, इंदौर के लिए चैलेंज इंदौर का ट्रैफिक है और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है सामंजस्य न होना। न पुलिस में सामंजस्य है, न नगर निगम में सामंजस्य है, न प्रशासन में। आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल का भुगतान इंदौर के नगर को करना पड़ रहा है ट्रैफिक को लेकर के। कभी भी इंदौर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त रूप से काम कभी नहीं कर पाए। ये काफ़ी विवाद भी हमने पिछले दिनों देखे हैं, चाहे पूर्व महापौर थे, ट्रैफिक के पूर्व एडीजी थे, उनका विवाद भी सामने था। अभी भी स्थिति ऐसी है कि इंदौर में ट्रैफिक अगर सही करना है, सख्ती करनी है, तो इंदौर की पुलिस को, इंदौर के प्रशासन को, इंदौर के नगर निगम को एक साथ एकजुट होकर के सड़क पे आना होगा, तब जाके कहीं इंदौर का ट्रैफिक सुधरेगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। निश्चित रूप से ट्रैफिक एक ऐसी समस्या है जिस पे कई सारी एजेंसीज जो है वो काम करती हैं। नगर निगम की तरफ से जो इंजीनियरिंग वर्क है या फिर ट्रैफिक सिग्नल संबंधी काम है वो किया जाता है। इस पूरे नियमों को और सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी जो है वो ट्रैफिक पुलिस की होती है। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की सहायता के लिए जो स्मार्ट सिटी का कंट्रोल कमांड सेंटर है वहाँ से भी कार्य चलता है और उसके साथ जो दूसरी एजेंसीज काम करती हैं, चाहे एमपीआरडीसी हो जो ब्रिज बनाने का काम करती है, आईडीए हो जो फ्लाईओवर्स बनाने का काम करती है, हमारे एडीएम और एसडीएम्स हों जो सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। तो बहुत सारी एजेंसीज हैं और इनके बीच में समन्वय बहुत आवश्यक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि समन्वय का या सामंजस्य का अभाव है, लेकिन निश्चित रूप से जहाँ पर एजेंसीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, सबकी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। कुछ कोर वर्क होते हैं सभी के और कुछ सामान्य वर्क होते हैं, कॉमन वर्क होते हैं। तो जो कॉमन वर्क है उनमें किस तरीके से सामंजस्य को और बढ़ाया जाए, समन्वय को और बढ़ाया जाए, निश्चित रूप से ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जिस कार्रवाई का मैंने जिक्र किया कि दुकानों के बाहर और फुटपाथों पे जो अतिक्रमण होता है वो बहुत बड़ा पॉइंट होता है ट्रैफिक के कंजेशन का। तो उसके लिए हम लोग एक बीट सिस्टम लाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें नगर निगम के भी लोग हों, ट्रैफिक पुलिस के भी लोग हों और उनको हमारे एसडीएम जो है कोऑर्डिनेट करें, जिससे कि हम ये सुनिश्चित कर पाएँ कि जहाँ पर एक बार कार्रवाई हो जाती है वहाँ पर पुनः कार्रवाई करने की आवश्यकता न पड़े, वहाँ पर लोग खुद ब खुद नियमों का पालन करने लग जाएँ। तो वहाँ पर निश्चित रूप से समन्वय की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के पॉइंट्स होते हैं उनमें ट्रैफिक पुलिस का मत लेके और उनको जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनको देखते हुए कैसे काम किया जाए ये भी बहुत आवश्यक है। तो निश्चित रूप से समन्वय बहुत आवश्यक है और अगर कुछ इसमें कमी होगी तो इसको सुधारा जाएगा। बिना इन सारी एजेंसीज़ के समन्वय के ट्रैफिक में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाएगी, ये बात सही है, जिस पे हम भी काम करेंगे। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि चाहे नगर निगम का काम हो, चाहे फायर विभाग का काम हो, चाहे किसी अन्य विभाग का काम हो, सब में इंदौर के कलेक्टर को हस्तक्षेप करना पड़ता है। क्या ये विभाग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रहे? देखिए ऐसा नहीं है। एज कलेक्टर चूँकि
कलेक्टर एक तरीके से शासन का प्रतिनिधि होता है ज़िले में, और जितनी भी अलग अलग एजेंसीज़ और अलग अलग विभाग, चाहे नगर निगम हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आईडीए हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, या कितने भी दूसरे विभाग हैं, लगभग 50 के आसपास विभाग हैं, उन सभी के बीच में सामंजस्य हो, समायोजन हो, समन्वय हो, और जितनी भी शासकीय नीतियां हैं, जो भी शासकीय योजनाएं हैं, उनका लाभ नीचे तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना कलेक्टर का काम होता है। तो जहां कहीं भी इंटर डिपार्टमेंटल या इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, अगर हम लोग फायर की बात करें तो फायर में निश्चित रूप से नगर निगम उसको ऑपरेट करता है। ज़मीन जो है वो राजस्व विभाग के द्वारा प्रदान करी जाती है। उसकी लोकेशन जो है कहाँ पर होनी चाहिए, इसके लिए पुलिस का फीडबैक भी लेना आवश्यक है। कई सारी जो आईडीए की स्कीम्स हैं, वहाँ पर आईडीए ने जो प्लॉट छोड़े हैं, उनके वहाँ पर उनके माध्यम से या फिर नगर निगम के द्वारा फायर स्टेशन डेवलप करने। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जब कभी भी कोई ऐसी गतिविधि एक्टिविटी कोई आती है, तो उसमें कई सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए कलेक्टर के रूप में मेरा दायित्व होता है कि सभी एजेंसीज मिलजुल कर काम करें और उसका योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो, इसके लिए आवश्यकता पड़ती है। बाकी सभी विभाग, सभी एजेंसीज अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जनता को दिखता है और जनता कहती है। इंदौर में 2 मंत्री हैं, एक ईस्ट है, एक वेस्ट हैं, महापौर नॉर्थ हैं और हमारे सांसद साउथ हैं। सभी अलग अलग दिशाओं में अपना अपना कार्य करते हैं। तो आप कैसे सामंजस्य बना लेते हैं सारे जनप्रतिनिधियों से? देखिए, मैं अपने अनुभव से ये बता सकता हूँ कि अगर आपके कार्य में सकारात्मकता है और आपके इंटेंशंस जो हैं वो अच्छे हैं, तो हमेशा ही जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग मिलता है। चाहे इंदौर में अगर बात करें, चाहे सीओ जिला पंचायत के तौर पे मैंने काम किया हो, म्यूनसिपल कमिश्नर के तौर पर मैंने काम किया हो, या अभी मैं काम कर रहा हूँ, कभी भी जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई इस प्रकार से समस्या नहीं आती है। ये ज़रूर है कि कम्युनिकेशन का होना बहुत आवश्यक है। अगर कोई योजना आ रही है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कुछ चुनौतियाँ हैं, कुछ समस्याएँ हैं, तो प्रॉपर तरीके से जो संबंधित जनप्रतिनिधि है, अगर उसको कम्युनिकेट कर दिया जाता है, सलाह मशविरा उससे ली जाती है, तो बहुत ही अच्छे सुझाव भी आते हैं और उसके वजह से इम्प्लीमेंटेशन भी चीज़ों का आसान हो जाता है। तो सभी के द्वारा बहुत अच्छा सहयोग प्रदान किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। स्वच्छ इंदौर को लेके भी कई तरह की जनता बातें कर रही है कि पता नहीं सफाई हो रही है, नहीं हो रही है, कचरा तो दिख ही रहा है। नगर निगम को जिस एग्रेसिव तरीके से काम करना चाहिए वो नगर निगम कर नहीं पा रही है। आपका तो अनुभव भी है, आप तो नगर निगम में रहे हैं। तो इस बार लोगों को आश्चर्य भी लग रहा है और समझ के परे है कि नवी मुंबई भी है, सूरत भी है। पता नहीं इंदौर का क्या होगा, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आएगा भी कि नहीं आएगा। एक ये सवाल खड़ा हुआ है आम जनता के मन में। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इंदौर में विगत वर्षों में, मतलब जब से अगर हम लोग बात करें 2016 से लेकर अभी तक, जिस तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हुआ है, यहाँ की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, यहाँ की प्रक्रियाओं के ऊपर काम हुआ है, वैसा काम मुझे लगता है कि पूरे भारत में कहीं पर भी किसी भी शहर में नहीं हुआ है। जो भी शहरों का आप नाम ले रहे हैं, मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और लोगों के बिहेवियर में और यहाँ के लोगों के पार्टिसिपेशन में अभी वो बहुत पीछे है। 2 ही मेन चीज़ें होती हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जिस तरीके से काम किया जाता है और लोगों का जो सहयोग मिलता है, मुझे लगता है कि वो इंदौर को आगे भी नंबर 1 बनाता रहेगा। अगर कहीं सफाई में कमियां हैं, ख़ास तौर पर अगर हम लोग इंटीरियर इलाकों की बात करें, जहां पर अंदर जाके सफाई करनी है, अगर वहां पर कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स आते हैं तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। बाकी जैसा मैंने बताया कि इंदौर चूँकि इतना आगे है, इसीलिए आगे आने वाले वर्षों में भी नंबर 1 वो बना रहेगा, इसमें कहीं कोई मुझे संदेह नहीं है। इंदौर को बदनाम करने का काम हमेशा से इंदौर के भूमाफियाओं ने करा है। कई बार हमने देखा है, जब भी इंदौर के भूमाफिया सक्रिय होते हैं, वो मानते हैं कि कलेक्टर तो हमारे पास है, कलेक्टर हमसे मैनेज है, वो भले आप एफआईआर कर दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए, पर वो अपना काम कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। और इंदौर के भूमाफियाओं पर सख्ती की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप लगातार अवैध कॉलोनाइजरों पर एफआईआर भी कर रहे हैं, पर उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि नहीं, सब मैनेज हो जाएगा, और वो बार बार इस तरह के अपराध करते आ रहे हैं।
पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। इसका सही तरीका क्या होगा कि कम से कम भूमाफियाओं के मामले में इंदौर कलंकित ना हो? देखिए, निश्चित रूप से जो इतिहास रहा है और उसमें कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, और कई सारे ऐसे भूमाफिया थे जिन्होंने यहाँ पर इस तरीके के कार्य किए जिससे आम जनता परेशान हुई। आज की तारीख में अगर हम लोग देखें तो बहुत ही सख्त रुख और ज़ीरो टॉलरेंस का रुख अपनाने की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी भूमाफिया हो, चाहे किसी से भी संबद्ध हो, उसको किसी भी हालत में बख्शा ना जाए। यही कारण है कि लगातार हम लोग जो अवैध कॉलोनी है ख़ास तौर पर, उसके ऊपर बहुत ही सूक्ष्मता से काम कर रहे हैं। हमने इसमें तकनीक का भी इस्तेमाल किया है। जो हमारा रजिस्ट्रार का डेटा है उसको लेके हमने अपने साधनों से पता लगाया है कि कहाँ कहाँ पर अवैध कॉलोनीज़ कट रही हैं। पहले हम लोग निर्भर रहते थे लोगों की शिकायतों के ऊपर, हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी रिपोर्ट्स को लेके, लेकिन उसके उल्टा अब हम उनको निकाल कर देते हैं कि कहाँ कहाँ पर कॉलोनी, अवैध कॉलोनी कट रही हैं। अभी हम लोग FIR करा रहे हैं, कॉलम 12 में एंट्री भी करा रहे हैं, लेकिन इसके आगे बढ़कर इन रजिस्ट्रीज़ को शून्य कराने की, या फिर जो ऐसे माफिया हैं उन्होंने जिनको बेचा है उनका पैसा वापस दिलाने की हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो कुछ बड़े भूमाफिया थे उनके ऊपर जो विगत में कार्रवाइयाँ हुई हैं, उन कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी रहें। उनमें अगर कोई FIR हुई है तो उसमें जो मुकदमा चल रहा है उसमें प्रॉपर तरीके से शासन का पक्ष रखा जा सके, या फिर उनकी ज़मीनों को शासकीय करने का कोई अगर प्रकरण चल रहा है तो उसको भी शासन के साथ में फॉलोअप करके जल्दी से अंजाम तक पहुँचाया जाए। ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा की जा रही हैं, और विगत 1 साल में भी आपने देखा होगा, और आगे भी मैं आपको पूरी तरीके से ये आश्वस्त करता हूं कि एक भी भूमाफिया, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे किसी भी संबद्ध हो, यहाँ पर पनप नहीं पाएगा, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग इसके खिलाफ करेंगे। जो बड़े भूमाफिया हैं, दीपक मद्दा, चिराग, चंपू, महेंद्र जैन, डागरिया जैसे लोग, वो फिर से सक्रिय हैं और वो ये बात करते हैं कि हमने हमारा पूरा मैनेजमेंट सरकार के बड़े नेताओं से, बड़े अधिकारियों से सब मैनेज कर लिया है, अब हम वापस से अपना कार्य कर सकते हैं। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जो विवादित ज़मीनें हैं जिन पे बार बार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, उसका परमानेंट निकाल क्या, उसका रास्ता क्या? बार बार वो लूप होल्स रह जाती हैं, FIR होती हैं, ये लोग जेल चले जाते हैं, जेल से आने के बाद फिर वो कहीं कुछ ना कुछ राहत का रास्ता निकालते हैं। या तो कलेक्टर बदल जाते हैं, या मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, सरकार बदल जाती है और ज़मीनों के दाम आसमान छूने लगते हैं। ये भी एक तरह का व्यवसाय है कि ज़मीनों को उलझा के रखिए, समय आएगा ज़मीनें तो रेट बढ़ता रहेगा, बाद में सुलझा लेंगे, बाद में सल्टा लेंगे, फिर करोड़ों कमा लेंगे। तो ये एक इंदौर का नया ट्रेंड है। निश्चित रूप से आपका ये कहना सही है कि जो ये सब विवाद हैं इनका कोई स्थायी समाधान होना चाहिए, और वो स्थायी समाधान ऐसा हो कि आम जनता को उससे राहत मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, जैसा मैंने बताया, कि स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी तरीके के भूमाफियाओं को प्रश्रय ना दिया जाए और बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, जिस नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो आपने नाम लिए, इनके जितने भी मुद्दे चल रहे हैं, जितने भी इशूज़ चल रहे हैं, उनमें कोर्ट में ज़्यादातर चीज़ें कोर्ट के अध्याधीन हैं। ख़ासतौर पर हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उसमें शासन का पक्ष बहुत मजबूती से रखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ सोसाइटीज़ से जुड़े हुए मुद्दे हैं और इनकी लैंड से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनमें जो आम जनता जो परेशान हो रही है, जिन्होंने या तो कुछ डायरीज़ पे सौदे किए हुए हैं, या फिर रजिस्ट्री कराई हुई है, या किसी अन्य तरीके से कोई ट्रांजैक्शन किया हुआ हो, ऐसे सभी लोगों को फ़ायदा मिल पाए और उनको इधर उधर भागना ना पड़े, यही इसका स्थायी समाधान है। अभी आपने अयोध्यापुरी वाली लिस्ट में भी देखा होगा, अभी हम लोग श्री महालक्ष्मी की भी जो वरीयता सूची है उसको तैयार कर रहे हैं। तो एक भी किसी नाम पर कोई आक्षेप नहीं लगा सकता है। बहुत ही पारदर्शिता के साथ में, बहुत ही सूक्ष्म ढंग से हम लोगों ने परीक्षण करके ये वरीयता सूची हम लोग तैयार कर रहे हैं। भविष्य में जो दूसरे भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट हैं उनमें हम ये काम करेंगे। इसके अलावा कहीं पर जो भूमियाँ शामिल हैं जिनमें भूमाफियाओं के पुराने मुद्दे हैं, उनमें सभी लोगों को उनका हक मिले, ये हम सुनिश्चित कराएंगे। और हमारी कोशिश यही है कि सभी इन विवादों का स्थायी हल निकले,
तभी जाके हमारी असली सफलता है। आपने अयोध्या पुरी की सूची निष्पक्ष तौर से जारी जरूर करा दी, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। वहाँ के अध्यक्ष पे तमाम आरोप थे, उन्हें सहकारिता विभाग के एक अधिकारी द्वारा हटाया जाता है, एक बड़े अधिकारी द्वारा स्टे दे दिया जाता है। तो आखिर में ये काम को अंजाम आखिर कौन देगा? सहकारिता को लेके बार बार प्रश्न खड़े होते हैं। एक तरफ सहकारिता कहता है कि हम निष्पक्ष हैं, हम काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके हस्तक्षेप के बाद भी सूची जारी हो गई वहाँ की, पर आज भी सूची के अनुसार लोगों के पास प्लॉट नहीं है। या तो गलत रजिस्ट्री हो चुकी है, या अध्यक्ष वहाँ पे काम नहीं करना चाह रहे थे, या वो स्टे ले आए। तो किसी न किसी षड्यंत्र के पूर्वक वहाँ पे कुछ भी काम नहीं होता है। जबकि अयोध्यापुरी के लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने हाथ से प्लॉट दिए थे, उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। देखिए, निश्चित रूप से पूर्व में जो कार्रवाई अयोध्यापुरी की अगर हम लोग बात करें तो मौके पे जो वहाँ पर प्लॉट थे उनको दिलाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन चूंकि जो नियम और कानून थे, जिस तरीके से वरीयता सूची बननी थी, जिस तरीके से कोर्ट में पक्ष रखना था, और जिस तरीके से सहकारिता और राजस्व विभाग के द्वारा कार्य किया जाना था, निश्चित रूप से उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, जिनकी पूर्ति हम लोग लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला हमारा जो चरण था वो वरीयता सूची का ढंग से निर्धारण हो, क्योंकि यही मामला कोर्ट में चल रहा था। विवादित बार बार सूची बन रही थी, जिसको चैलेंज किया जा रहा था और बार बार वो कैंसिल हो रही थी। अब हम लोगों ने जो ये सूची बनाई है, इसमें ख़ासतौर पर जो पात्र लोग हैं और अपात्र लोग हैं उनको हमने अलग कर दिया है कि कम से कम जो 70-80% काम है वो हमारा ख़त्म हो गया है। बाकी 20-30% जो काम है, 20-30% जो लोग हैं, अभी थोड़ा उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वो भी हम लोग बहुत जल्दी ही उसको आगे क्लियर करेंगे। जहाँ तक बात है कि इसके आधार पर उनकी रजिस्ट्री करने की और उनको प्रॉपर कब्जा दिलाने की, बीच में जो अध्यक्ष वाला मामला हुआ, ये थोड़ा ऐसा मामला था कि इसमें चूँकि एक तरीके से न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत ये किया जाता है, जो स्टे मिला है, लेकिन सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बहुत जल्दी ही हम लोग जो पात्र लोग हैं उनकी रजिस्ट्रीज और उनको कब्जा दिलाने का काम प्रारंभ करेंगे। मुझे लगता है कि हम लोगों ने जितना विगत 1 वर्ष में इसमें काम किया है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि मुश्किल से 3-4 महीने और लगेंगे, जब तक हम लोग जो 70-80% मैंने जो बोला जिसका काम होना है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। आपको पता है कि इंदौर की एक स्कीम थी, विवादित स्कीम कहते थे उसको, स्कीम नंबर 171। उस स्कीम को छोड़ा गया है। उसमें 13 सहकारिता की संस्थाएं हैं, जिसमें कई संस्थाएं विवादित हैं। उसके छोड़ने का मुख्य कारण था, जब पूर्व में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तो सबसे ज़्यादा प्लाट पीड़ितों को दिए गए थे पुष्प विहार कॉलोनी में। 1100 प्लॉट थे तकरीबन वहाँ पे, और 950 लोगों को प्रशासन ने कब्जा दिलाया था। उसके बाद ये कहा गया था कि चलो इस स्कीम को छोड़ा जाएगा, पर उसमें ये कई तरह की शर्तें थी। अब पुष्प विहार की आड़ में उस स्कीम को आईडीए से छोड़ा तो जा रहा है, पर उसमें भी कई सारी विवादित सोसाइटियां हैं जो पीछे से खेल करके वो चाहती हैं कि पैसे तो भर दिए उन लोगों ने भी, वो छूट जाए, उन्हें फ़ायदा मिल जाए। उसके लिए क्या करेंगे आप? मिलना चाहिए था, एक जो वहाँ संघर्ष कर रहे हैं आम जनता को मिलना चाहिए था उसका फ़ायदा, पर उसकी आड़ में भूमाफिया भी अपनी ज़मीन छुड़ाने में लग गया। देखिए, इसमें मेरा कहना है कि ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। 171 स्कीम को आईडीए से छोड़ा जाना और सोसाइटीज़ के जो इश्यूज़ हैं उनका निपटारा, मुझे लगता है इन दोनों ही मामलों को बिल्कुल अलग अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। आईडीए के अपने जो नियम हैं, अपने जो कानून हैं, उसकी शर्तों के तहत अगर कोई स्कीम या कोई भी ज़मीन जो है वो आ रही है जिसको स्कीम से डी-नोटिफाई करना है, तो मुझे लगता है वो प्रक्रिया पूरी तरीके से अलग है और अलग तरीके से चलनी चाहिए। उस पर चाहे वहाँ पर सोसाइटीज़ हों या कोई दूसरे इस प्रकार के मुद्दे, उसको नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल पूरी तरीके से अलग प्रक्रिया है जो अलग विधिक प्रक्रिया के तहत करी जाती है। दूसरा जो मामला है, अगर कहीं किसी जगह पर सोसाइटीज़ से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं,
उनको जो सोसाइटी के नियम हैं या अन्य जो इस प्रकार के विभाग हैं उनके माध्यम से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम लोग इन दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखेंगे और अलग अलग तरीके से निपटाने की कोशिश करेंगे तभी आम जनता को असली फ़ायदा पहुंच पाएगा। इंदौर का बड़ा सवाल है कि इंदौर का मास्टर प्लान कब आएगा। मास्टर प्लान की सख्त ज़रूरत है। लगातार इंदौर विकास पे काम कर रहा है, कई ब्रिजेस आ रहे हैं, कई सारी चीज़ें आने वाले समय को देखते हुए यहाँ पे विकास किया जा रहा है। पर सवाल जो मास्टर प्लान बहुत समय से पेंडिंग है, क्या इंदौर का मास्टर प्लान आएगा कि विवादों के चलते मास्टर प्लान इंदौर का नहीं आएगा? देखिए, मास्टर प्लान को लेके लगातार पिछले 6-8 महीने में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सबकी हम लोगों ने बैठकें करी हैं। जितने भी प्रकार के एसोसिएशंस हैं, जितने भी प्रकार के विभाग हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी के साथ हम लोगों ने बैठक करी है। इसके साथ साथ जो एक विज़न डॉक्यूमेंट इंदौर का 2047 के लिए बनाया जाना है उसके संबंध में भी लगातार बैठकें करी जा रही हैं, जिनके इनपुट के आधार पर मास्टर प्लान में भी हम लोग चीज़ें लेकर आएंगे। जो ड्राफ्ट है, जो मसौदा है अभी मास्टर प्लान का, वो तैयार करने का काम चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी उसमें कुछ समय लगने की संभावना है। जैसे ही हमारा ड्राफ्ट रेडी होता है वैसे निश्चित रूप से शासन इसके प्रति बहुत गंभीर है और ड्राफ्ट तैयार होने के साथ ही मास्टर प्लान की जो आगे की कार्रवाई है, जो विधिक प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 साल का समय लगता है, वो प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। आप तक पहुंचना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, पर इंदौर के कई सक्रिय, चाहे भूमाफिया हो, चाहे तरह तरह के माफिया हों, वो ज़रूर दावा करते हैं कि हम जो चाहेंगे वो इंदौर के कलेक्टर से करा लेंगे। आप इंदौर में रहे हैं, इंदौर को भली भांति जानते हैं। ये अलग बात है कि वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाते, पर आपकी गारंटी सब ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो पहला आपका वाक्य है कि मिलना मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचता हूं और मुझसे मिलने का सबसे जो अच्छा समय रहता है वो सुबह 9 से लेके 12 तक का रहता है, क्योंकि उस समय थोड़ा भीड़ भी कम रहती है और जितने भी लोग उस समय आते हैं उनसे तो मिला ही जाता है। इसके साथ साथ जो जन सुनवाई होती है, जन सुनवाई में किसी भी समय लोग आके अपने आवेदन के साथ हज़ारों की संख्या में आते हैं और लगातार हम लोग उन पे जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी करते हैं। तो पूरे इंदौर की जनता के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ही सहज ढंग से मैं अवेलेबल हूँ। जहाँ तक बात है कि कुछ लोगों के द्वारा, जिनका आप बात कर रहे हैं कि ये बोला जाता है कि हमारे द्वारा काम करवा दिया जाएगा, बार बार मैं आरओ बैठक में हमारे जितने भी एसडीएम और तहसीलदार हैं, मैं सबसे ये बात बोलता हूँ कि हमको इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है कि किसी को भी किसी के माध्यम से हम तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी को किसी के माध्यम से पहुंचने की आवश्यकता पड़ रही है तो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि हमारे काम करने के तरीके में कहीं न कहीं कोई कमज़ोरी है। ख़ास तौर पर ये जो बिचौली और दलाल टाइप के लोग हैं, पूरी तरीके से ये सिस्टम से बाहर निकलने चाहिए। लगातार सारी आरओ बैठक में मैं ये सारी इन्हीं चीज़ों पर वो देता हूँ, ज़ोर देता हूँ। जैसा आपने खुद बोला कि इस प्रकार के उनके मंसूबे जो है कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि शुरू से ही जब से मैं आया हूँ तब से मैंने इस चीज़ पर, और इंदौर की बहुत बड़ी समस्या हमेशा से रही है, आपको भी पता है, लेकिन डे 1 से मैंने इसी चीज़ पर फोकस किया है कि किसी भी तरीके से ऐसा सिस्टम ना बने कि जिसमें आम जनता हम तक ना पहुंच पाए या फिर आम जनता के जो काम हैं वो अच्छे तरीके से ना हो पाए। काम चाहे किसी के माध्यम से आए, चाहे आम जनता के माध्यम से आए, अगर वो सही है तो तय समय सीमा में हो जाए, और अगर वो गलत है तो चाहे किसी के भी माध्यम से आए, वो किसी भी तरीके से ना हो। ऐसे स्पष्ट निर्देश मेरे द्वारा अपने अधीनस्थों को प्रदान किए गए हैं और उसी हिसाब से इंदौर में काम हो रहा है। इंदौर को सॉफ्ट कलेक्टर नहीं चाहिए आशीष जी, इंदौर को एक हार्ड कलेक्टर चाहिए। आपके लिए कहा जाता है कि जितने भी आपके अधीनस्थ अधिकारी हैं, जितनी भी चीज़ें आप आदेश करते हैं, उन्हें बताते हैं, वो आप इस तरीके से बताते हैं कि उन्हें अगर काम करना होता है तो वो करते हैं, कई चीज़ें लिंगर ऑन भी करते हैं, पर आप बार बार अपने उसी सॉफ्ट अंदाज में कहते हैं कर देना, कर दीजिए, तो उससे तो काम इंदौर में बनने वाला नहीं है।
आप एक ही काम के लिए बार बार फॉलोअप भी करते हैं, बार बार अपने अधीनस्थों को बताते भी हैं, तो आपको लगता नहीं कि इंदौर का कलेक्टर तो एक हार्ड होना चाहिए, सख्त होना चाहिए कि वो कह दे तो काम तत्काल तरीके से हो जाए? मैं अपनी बात फिर से दोहराऊंगा कि अगर काम होने लायक है तो कलेक्टर के बिना कहे ही हो जाए, और अगर काम नहीं होने लायक है तो भले ही कलेक्टर के माध्यम से वो पॉइंट आए। कई सारे ऐसे बिंदु आते हैं जिनमें हमको आजकल जैसे व्हाट्सएप का चलन है कि व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग चीज़ों को फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो काम बिल्कुल होने लायक नहीं है। और जिस प्रकार के कामों की आप बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर काम ऐसे ही होते हैं जो बिल्कुल होने लायक नहीं होते हैं। और मैं अपने अधीनस्थों के ऊपर किसी भी गलत काम तो बहुत दूर की बात है, जो इस तरीके का विवादास्पद काम है उसके लिए किसी भी तरीके का दबाव न मैंने कभी डाला है, न कभी मैं आगे डालूंगा। इस बात की पूरी क्लैरिटी मैं बार बार बैठकों में भी करता हूं। अगर कोई काम नहीं होने लायक है तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके अधीनस्थों पे अपने दबाव डाल के किसी काम को कराया जाए, ये पूरी तरीके से इसको मैं गलत मानता हूं और आगे भी इसी लाइन को मैं फॉलो करूंगा। जनता के लिए कोई संदेश आशीष सिंह का? जनता लगातार, चाहे वो जन सुनवाई हो, चाहे रूटीन के काम हो, उसके लिए लगातार कलेक्टर कार्यालय भी आते हैं, उनको लेकर के कोई आशीष सिंह का संदेश? देखिए, मैं इंदौर की जनता से ये अपील करता हूं कि अभी हमने जो भिक्षावृत्ति का अभियान चलाया है, और इस भिक्षावृत्ति का अभियान एक तरीके से पूरे देश में एक मॉडल के रूप में डेवलप हुआ है। पहला एक ऐसा सक्सेसफुल मॉडल है जिसमें हम लोग पूरी तरीके से किसी शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त बना पाए हैं। और भिक्षावृत्ति के साथ साथ जो भिक्षा देना भी है उसको भी अपराध की श्रेणी में हमने डाला है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित करता है। तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती है, पूरे शहर की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भिक्षा ना दें, क्योंकि इसके पीछे जो शोषण के चक्र काम करते हैं, जो हम लोग देखते हैं, चाहे नशे की बीमारी हो या अन्य प्रकार की इस प्रकार की स्थितियाँ हों, ये हम लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अगर हम लोग भिक्षा दे रहे हैं तो कृपया किसी को भिक्षा न दें, और इंदौर को लगातार भिक्षुक मुक्त और भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने में हमारी मदद करें। इंदौर का प्रशासन, इंदौर के प्रशासन के सभी अंग, चाहे वो कोई भी विभाग हो, आपकी सहायता के लिए, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। और हमारी शैली जो है इस प्रकार की है प्रशासन की कि जनता को सीधे हम लोग बहुत ही सहज और सरल ढंग से अवेलेबल हों, उनके सभी काम करें, उनको किसी के माध्यम से हम तक पहुंचने की आवश्यकता न पड़े। और अगर गलत कार्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे किसी से भी व्यक्ति संबद्ध हो, अगर लाया जाता है तो किसी भी हालत में उस काम को न किया जाए और उल्टा उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। ऐसा प्रशासन देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और ऐसे सभी मामलों में आपका सहयोग हमको प्राप्त होता रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आशीष जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह। आप डरिए मत, आप घबराइए मत, अपनी बात को प्रशासन के सामने जरूर रखिए। कई तरह के सवाल थे इंदौर को लेकर के, जिनके जवाब इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने हमें दिए। आप लगातार देखते रहिए HBTV न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।